हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी साथियों को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी साथियों? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी आशा और उम्मीद आप सभी प्यारे साथियों से करता हूँ। आप सभी प्यारे साथियों को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आप सभी प्यारे साथियों को पता है कि लगातार राजस्थान करंट अफेयर्स की एक क्लास आपके बीच में मैं लगातार सुबह 7 बजे से लेकर आ रहा हूँ। प्यारे साथियों, आज की जो क्लास है ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध होगी, क्योंकि आपको पता है मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि मुझे मेरे गृह जिले झालावाड़ जाना पड़ेगा, क्योंकि ताऊ जी का जो वो प्रोग्राम है वो आ गया है। इस वजह से मैं जो है ये 2-3 दिन की क्लासें आपके बीच में, आपका समय खराब ना हो, आपकी तैयारी सुचारू रूप से बनी रहे, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के रूप में ये तमाम क्लासें देने वाला हूं। तो करें मित्रों आज के इस दिन की शुरुआत। आप सभी प्यारे साथी क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई साथी पहली बार जरूर देख रहा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के इस दिन का करते हैं शुभारंभ, और आज का पहला क्वेश्चन देखने से पहले मित्रों, 26 नवंबर भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक बड़ा बेहतरीन ऑफर दिव्य दृष्टि क्लासेज के इतिहास में लाया जा रहा है, जिसमें आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो आपको ये कोर्स, आपको लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच और टेस्ट सीरीज मात्र मिलने वाली है, मात्र और मात्र 26 रुपये में। तो 26 नवंबर के दिन का इंतजार आप करें, और आज ही प्ले स्टोर से आप दिव्य दृष्टि क्लासेज का ऐप डाउनलोड करके रखिएगा, ताकि उस दिन आपको जो है आपका जो पसंदीदा कोर्स है वो आप परचेज करके आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब मित्रों, जो कल अपना सेशन हुआ था उसमें हमने जो सवाल पढ़े थे, एक बार उनका क्विक रिवीजन देखते हैं क्या वो सवाल थे। राजस्थान के कितने शहरों में एशियाई विकास बैंक के सहयोग से 26 सैटेलाइट टाउन योजना को प्रारंभ किया गया? 6 आपके शहर, मैंने आपको याद भी करवाया था। आज कौन बनेगा करोड़पति, यानी अ से अजमेर, ज से जयपुर, ज से जोधपुर, के से कोटा, बी से भरतपुर, सी से आपका बना था सीकर। और ये 17-18 हज़ार करोड़ रुपए का आर्थिक विकास है जो एशिया विकास बैंक के माध्यम से किया जा रहा है, ध्यान रखना। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जो दुर्गापुरा राडी है, इसने जयपुर के द्वारा विकसित RD 3064 नई किस्म का खोज की है। इसका संबंध किस फसल से आता है? तो ये जो की किस्म है, याद रखिएगा। फिर हमने पढ़ा था 17 सितंबर 2025 को किस RS अधिकारी को राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर का कुल सचिव नियुक्त किया गया? तो सावन कुमार चायल RS अधिकारी है, जिन्हें जोबनेर यूनिवर्सिटी का प्यारे साथियों कुल सचिव अपॉइंट किया गया। 26 सितंबर 2025 को अपने निधन के कारण चर्चा में रहे नंदलाल मीणा का संबंध किस क्षेत्र से रहा? तो इनका संबंध आ जाता है मित्रों आपके राजनीतिक क्षेत्र से। निम्न में से किस स्थान पर आपके दुर्लभ या संकटग्रस्त वन्य जीव बारहसिंगा, जिसको दलहली हिरण के नाम से जाना जाता है, इसको कहाँ देखा गया? तो आपके जयपुर के जमवा रामगढ़ नामक स्थान पर आमखोल जो महादेव मंदिर है, यहाँ आपके इस दुर्लभ प्रजाति का एक संकटग्रस्त वन्य जीव बारहसिंगा, जिसको दलदली हिरण कहते हैं, इसको देखा गया। राजस्थान के कौन से पर्वतारोही जो 25 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले राजस्थान के पहले नागरिक बने हैं? तो वो गौरव शर्मा है, जिनका संबंध आपके चूरू जिले से आता है। इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन था, 1 सितंबर 2025 को अपने निधन के कारण चर्चा में रहे प्रोफेसर युगल किशोर मिश्र राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के कुल गुरु रहे? तो राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जोधपुर के कुल गुरु के रूप में कार्यरत थे। राजस्थान के निम्नलिखित निशानेबाजों में से किसने अगस्त 2025 में कजाकिस्तान के शिमकेट में आयोजित 16वीं एशियाई चैंपियनशिप राइफल पिस्टन शॉटगन में 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष युवा स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो राजस्थान के उस प्लेयर का नाम आता है मित्रों आपके गिरीश गुप्ता। इसी के साथ अपना ये सवाल था, राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की राज किसान साथी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये एक सिंगल विंडो ऑनलाइन इंटीग्रेटेड पोर्टल है जो कृषि एवं सहायक विभागों की बात करें तो 120 से भी जो अधिक डिपार्टमेंट है उनको ऑनलाइन मॉड्यूल पूरी तरीके से ये पेपरलेस है और फेसलेस इकोसिस्टम के माध्यम से उपलब्ध करवाता है। फिर बात करें तो अगस्त 2025 में इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2023-24 में गोल्ड कैटेगरी से सम्मानित किया गया। तो पहला स्टेटमेंट इसके बारे में बिल्कुल सही जवाब देता है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है मित्रों, क्योंकि इसको गोल्ड कैटेगरी नहीं, इस बार इसको अपने सिल्वर कैटेगरी में सम्मानित किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा मित्रों वो आपके आंसर आ जाता है, और इसका केवल जो आपके कथन जो फर्स्ट है मित्रों वही इसका सही आंसर होगा। तो केवल कथन फर्स्ट सही इसका आंसर है मित्रों।
सेकंड नंबर जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, क्योंकि गोल्ड नहीं, इसे इस बार आपके सिल्वर कैटेगरी से सम्मानित किया गया था। फिर हमारा अंतिम सवाल ये था, विश्वकर्मा युवा उद्यमी जो प्रोत्साहन योजना है, जिसे अगस्त 2025 में राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस योजना के अंतर्गत 18 से लेकर 45 साल तक के आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी और कम ब्याज पर उनको ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। फिर इसने दूसरा स्टेटमेंट लिखा है मित्रों, और उसने लिखा है कि इस योजना के तहत अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 4% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। तो ये गलत हो जाता है मित्रों, 2 करोड़ तक के ऋण पर 4% नहीं, 8% तक आपके ब्याज अनुदान मिलेगा। तो इसके बारे में भी केवल कथन जो है ए वो नंबर सही है, बाकी दूसरा कथन आपके गलत आता है। अब प्यारे साथियों, आज के इस दिन की शुरुआत करेंगे, आज के सवालों को देखेंगे। उससे पहले प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है, ये दिव्य दृष्टि क्लासेज के इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर 26 नवंबर को आ रहा है, जिसमें कोई भी लाइव कोर्स हो, रिकॉर्डेड बैच हो, आपका टेस्ट सीरीज हो, वो मिलने जा रही है मात्र आपको 26 रुपये में। किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी अगर आप इस साल कर रहे हैं, 2025-26 में दे रहे हैं, तो आप जरूर 26 रुपये परचेज करके इस कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। बड़ी बेहतरीन फैकल्टी के साथ में आपको अध्यापन करने का मौका मिलेगा, और आपका कोई भी डाउट सेशन भी होगा तो वो भी आपका क्लियर किया जाएगा। एक बड़ी बेहतरीन फैकल्टी के साथ में सारे कोर्स को हमने डिज़ाइन किया है, और मात्र 26 रुपये में वो कोर्स आपके बीच में अवेलेबल रहेगा 26 नवंबर के दिन। अब आज के इस दिन का पहला सवाल यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 की क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्थान कौन है? क्या राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, राजस्थान वित्त निगम है, या राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड है? अब देखिए मित्रों, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी अगर आपको पता हो तो राजस्थान सरकार ने अपना जो बजट अपना पेश किया था, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने एक बात बोली थी कि हम राजस्थान में कैसे भी करके साल 2030 तक राजस्थान की जो इकोनॉमी है, इस राजस्थान की इकोनॉमी को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाएंगे। तो ये राजस्थान की इकोनॉमी की बात की गई थी कि हम राजस्थान की इकोनॉमी को हम कहाँ तक पहुंचाने वाले हैं, 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने वाले हैं, ये बात इसमें कही गई थी। अब राजस्थान के लिए सर्कुलर इकोनॉमी आपको प्रमोशन योजना चालू करनी पड़ेगी, जिसके माध्यम से आप तमाम सेक्टर में एक बड़े बेहतरीन तरीके से आर्थिक वृद्धि को क्या दे सके, एक अच्छा रिजल्ट दे सके। तो ये जो राजस्थान सर्कुलर जो इकोनॉमी आपकी जो प्रोत्साहन योजना है 2025, इसका जो प्यारे साथियों नोडल विभाग है वो आपके आ जाता है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है, इसके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। और आपको पता है मित्रों, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है, इसका अगर मुख्यालय देखा जाए तो मित्रों ये आपके जयपुर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बड़ा बेहतरीन और शानदार सवाल हो जाता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं मित्रों आपके राजस्थान वित्त निगम की, तो इसे RFC के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1955 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो RFC राजस्थान वित्त निगम RFC का मुख्यालय आपके हो जाता है मित्रों जयपुर में। बड़ा बेहतरीन और शानदार सवाल आपका, ये आपके क्वेश्चन आ जाता है जो आपको ध्यान रखना है। और पिछले सेशन में मित्रों मैंने आपको RD 3064 एक किस्म पढ़ाई थी, वो भी आपको ध्यान रखना है मित्रों। वो जो की किस्म है, जिसकी खोज किसने की थी, तो राजस्थान में जो आपका कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर है, उसने इस जोकी किस्म की क्या की थी मित्रों, खोज की थी। अगला सवाल, अहमदाबाद में आयोजित ISO नेशनल शतरंज 19 बालक वर्ग में किस राजस्थानी खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? क्या शानदार सवाल है। अहमदाबाद की अगर बात करें प्यारे साथियों, तो आपको पता है अहमदाबाद नामक जो शहर है ये आपका गुजरात में पड़ता है। इसी साल अपने 2025 में अहमदाबाद गुजरात में अंडर 19 बालक वर्ग में एक ISSO नेशनल शतरंज प्रतियोगिता हुई, उसमें राजस्थान का एक बंदा भाग लेता है और सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीतता है। उसका नाम क्या है? क्या अयान सिंघवी ने जीता, पुष्पेंद्र कुमार चौधरी ने जीता, साहिल गुप्ता ने, या रुद्रांश खंडेलवाल ने? अब देखिए मित्रों, अगर मैं इस अयान सिंघवी की बात करूं तो ये जयपुर से संबंधित है, और इस बंदे का खेल हो जाएगा आपके चेस, यानी ये बंदा आपके किसका खिलाड़ी है भाई, शतरंज का प्लेयर है, ये ध्यान रखना। पुष्पेंद्र कुमार चौधरी की बात करें तो इनका संबंध जयपुर से रहा,
पर इनका जो खेल है मित्रों वो आ जाता है इनका खेल, और इनका खेल हो जाता है शूटिंग यानी निशानेबाजी। साहिल गुप्ता की बात करें तो मित्रों ये जयपुर से हैं, और मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही सवाल पढ़ाया था साहिल गुप्ता का, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनका संबंध किस खेल से है। रुद्रांश खंडेलवाल की बात करें मित्रों तो रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध भरतपुर से आता है, और इनका जो खेल है वो इनका खेल आपके हो जाता है मित्रों शूटिंग निशानेबाज। और अभी पढ़ा था अपन ने रुद्रांश खंडेलवाल ने तो 6 पदक जीते हैं, ये क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं, 3 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज पढ़ा था, तो 6 मेडल जीतने वाला प्लेयर कौन है? रुद्रांश खंडेलवाल। अब उसने पूछा कि चेस नामक जो आपका शतरंज प्रतियोगिता है इसमें राजस्थान के किस खिलाड़ी ने आपके रजत पदक जीता? तो याद रखना मित्रों जयपुर के अयान सिंघवी नामक एक प्लेयर हैं जिनका संबंध शतरंज से यानी चेस से आता है, और अहमदाबाद में आयोजित ISSO नेशनल शतरंज आपके अंडर 19 जो बालक वर्ग है उसमें राजस्थान के अयान सिंघवी के द्वारा रजत पदक जीता गया। ये आपका सवाल हो जाता है। इसी के साथ मित्रों अगर बात करें तो एक सवाल और आपको मैं बता देता हूं जो आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के वर्तमान में अभी जो खेल मंत्री है उनका नाम क्या है? वर्तमान खेल मंत्री का नाम है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, बड़ा अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन हो जाएगा। अगला सवाल, राजस्थान विधानसभा द्वारा किस तिथि को राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक 2025 पारित किया गया? क्या जबरदस्त सवाल है मित्रों, और फिर कह रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये सवाल ऐसा है जो आपकी परीक्षा में छपने जा रहा है मित्रों, जबरदस्त और शानदार सवाल। अभी आपको पता है लाडलो कि राजस्थान में कौन सी विधानसभा चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए मित्रों 16वीं विधानसभा अभी आपके प्रेजेंट टाइम राजस्थान में संचालित है। और 16वीं विधानसभा में स्पीकर आपके कौन है मित्रों? विधानसभा स्पीकर है अभी वासुदेव देवनानी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, विधानसभा में दल का नेता भजनलाल शर्मा जी हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, ये भी ध्यान रखना। अब प्यारे साथियों आयुर्विज्ञान जो संस्थान बनेगा इसको किसकी तर्ज पर बनाया जा रहा है? तो मित्रों ये आपका जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो मेडिकल साइंस है जिसको हम कहते हैं मित्रों एम्स, इस एम्स की तर्ज पर प्यारे साथियों आपके राजस्थान में भी अपने किसका गठन किया जाएगा? रिम्स का गठन किया जाएगा। राजस्थान इंस्टीट्यूट मेडिकल जो अपने ये साइंसेज है प्यारे साथियों इसका गठन किया जाएगा। तो एम्स की तर्ज पर जयपुर में आपके सुपर स्पेशलिस्टी ये राजस्थान आयुर्विज्ञान जो संस्थान ये बनने जा रहा है, जिसकी अगर बात करें तो इसको विधानसभा में पारित कर दिया गया इस विधेयक को। और इस विधेयक की बात करें तो ये विधानसभा में किस तिथि को पारित हुआ है? 8 सितंबर का दिन है 2025 में, और यहाँ इस आपके राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक को पारित किया गया। अब प्यारे साथियों आपके जो एम्स है इसमें जो आयुर्विज्ञान जो संस्थान जो विधेयक है ये यहाँ आपके जयपुर में बनेगा। सुपर स्पेशलिस्टी एक हॉस्पिटल के रूप में यहाँ से चिकित्सकीय सुविधाएं जो हैं उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। ये आपका सवाल बन जाता है। इसी के साथ मित्रों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सवाल पूछा जाए राजस्थान के वर्तमान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन है? राजस्थान के वर्तमान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो आपको ध्यान रखना है मित्रों वर्तमान में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री अगर पूछा जाए उनका नाम आपके आ जाता है गजेंद्र सिंह खींवसर। याद रखना भाई, अच्छा सवाल है, फिर परीक्षा में यहाँ से वापस छप सकता है। और मंत्री परिषद का सवाल तो हर बार कहीं ना कहीं सवाल जरूर आपके पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा मित्रों 8 सितंबर 2025। अगला सवाल, राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में 5000 की आबादी वाले कितने गांवों में अटल प्रगति जो पथ है उनका निर्माण किया जाएगा? क्या शानदार सवाल है मित्रों। देखिए मित्रों अगर मैं बात करूं आपके बजट की, पिछला जो बजट था 2024-25 वाला जो आपके दिया कुमारी ने प्रेजेंट किया था, जो भजनलाल सरकार का पहला बजट था, इस बजट में प्यारे मित्रों ध्यान रखना एक घोषणा की गई थी। और इसमें क्या घोषणा की थी कि हम अपने राजस्थान में अटल प्रगति पथ का निर्माण करेंगे। अब अटल प्रगति पथ तो बनाओगे पर इसमें क्या करोगे? तो प्यारे मित्रों इसमें ये कहा गया था कि हम जो भी कोई ग्रामीण क्षेत्र है ना, उन ग्रामीण क्षेत्र में अगर मान लीजिए कि कोई कंक्रीट सड़क नहीं बनी हुई तो ग्रामीण क्षेत्र में हम क्या करेंगे 2 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ कंक्रीट जो सड़क है उसका निर्माण करवाएंगे। और 2 करोड़ रुपए की लागत से काम होगा मित्रों,
ये अपने बजट 2024-25 में घोषणा की गई थी। लेकिन मित्रों ये 24-25 में लागू नहीं हुआ। फिर जब अपने दिया कुमारी ने जब 2025-26 वाला बजट पेश किया 19 फरवरी के दिन, तब वापस कहा कि हम वापस जो 2024-25 में अटल प्रगति पथ की घोषणा हुई थी इनको लागू करेंगे। और इस बार ये अटल जो प्रगति पथ है प्यारे साथियों, इस योजना को लागू कर दिया गया। और ये 29 मार्च 2025 के दिन आपके मित्रों राजस्थान सरकार ने कोटा जिले में रोजगार एवं युवा महोत्सव आयोजित किया था। उस दिन वहाँ से इस अटल प्रगति पथ के निर्माण को शुरू कर दिया गया। अब यहाँ अगर बात करें प्यारे साथियों, जो अटल प्रगति पथ है ना, इसको आपके राजस्थान सरकार ने क्या किया कि इसको राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना में भी शामिल कर लिया। तो अब फ्लैगशिप योजना में शामिल है। फ्लैगशिप योजना का मतलब क्या होता कि ये जो अटल प्रगति पथ है ये काम डेफिनेटली राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाएगा। फ्लैगशिप योजना का मतलब ही यही होता है कि ऐसी योजना जिसमें मतलब वो काम 100% किया जाएगा, वो सुचारू रूप से हमेशा लागू रहेगी। तो ये अटल प्रगति जो पथ है ये आपके 5000 अधिक आबादी वाले गांवों में बनेंगे। तो कितने अटल प्रगति पथ बनाएगी सरकार, तो इसमें संख्या आपको ध्यान रखना है। इसकी संख्या सरकार ने बताई है हम कि 250 गाँवों का चयन करेंगे जिनकी आबादी 5000 से अधिक होगी, वहाँ अटल प्रगति पथ का निर्माण करेंगे ताकि एक बेहतरीन कंक्रीट सड़क उस गांव के लोगों को मिल सके। ये आपके प्यारे साथियों अटल प्रगति पथ की पूरी रिपोर्ट आती है, ध्यान रखना। अब थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2024-25 में अटल प्रगति पथ की घोषणा की गई थी। अभी बताया मैंने, राजस्थान में अटल प्रगति पथ का शुभारंभ 29 मार्च आपके 2025 को युवा एवं रोजगार उत्सव कोटा से किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट और जबरदस्त सवाल ये आपके सामने है। राजस्थान में अटल प्रगति जो पथ है मित्रों, इसका नोडल विभाग कौन सा डिपार्टमेंट होगा, ये भी लगा लीजिएगा स्टार। तो PWD डिपार्टमेंट होगा, यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग इसका क्रियान्वयन करेगा। और अभी आपको पता है मित्रों, इस PWD डिपार्टमेंट सार्वजनिक निर्माण विभाग का मंत्रालय किसके पास है, ये मंत्रालय भी आपके दिया कुमारी के पास है। तो इसका जो नोडल विभाग है मित्रों वो भी आपके कौन होगा, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग होगा, ध्यान रखना। अटल प्रगति पथ के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए की लागत से 1 से लेकर 3 किलोमीटर तक की सीमेंट की जो कंक्रीट सड़क है वो आपके ग्रामीण क्षेत्र में बनाई जाएगी ताकि गांव की आधारभूत संरचना का भी पूरी तरीके से हम डेवलपमेंट कर सकें। राजस्थान सरकार ने अटल प्रगति जो पथ है मित्रों, इस राजस्थान सरकार ने अटल प्रगति जो पथ है इस आपके फ्लैगशिप योजना में क्या कर दिया है शामिल। अभी बताया मैंने, ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं अटल प्रगति पथ की, जो आपको ध्यान रखना है। बड़ा जोरदार और शानदार सवाल बन सकता है। चलिए अगला सवाल करते हैं। 2 सितंबर 2025 को राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी के द्वारा सोलर संगठन भारत द्वारा PM सूर्यघर योजना को बढ़ावा देने हेतु किस अभियान को शुरू किया गया। अब देखो एक ही सवाल में प्यारे साथियों 3-4 सवाल छुपे हुए हैं। अभी आपको अगर पता हो लाडलो, तो मैंने कुछ दिनों पहले ही तुम्हें बताया था कि अपने राजस्थान में 7वें नंबर का अभी राज्य वित्त आयोग बन चुका है। और आपको पता है मित्रों 7वें नंबर के राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अपने किससे बनाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी से रहे एक आपके मंत्री विशेष और पूर्व सदस्य जिनका नाम आता है मित्रों आपके अरुण चतुर्वेदी। ये आपके अभी राजस्थान में जो 7वां राज्य वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष हैं। इन्होंने क्या किया मित्रों, राजस्थान में सौर ऊर्जा के बढ़ावा देने के लिए यहाँ PM सूर्यघर जो योजना चल रही है ना, उसके लिए एक अभियान को लॉन्च किया। उसका नाम क्या रखा, क्या हरित राजस्थान अभियान शुरू किया, हर घर सौर ऊर्जा अभियान, एक है सौर ऊर्जा अभियान और एक है आपके हरित भारत अभियान। हरित भारत अभियान के तहत अपने राजस्थान में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान को शुरू किया है राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने, ध्यान रखना। हरित भारत अभियान के तहत क्या किया जाएगा मित्रों, इस हरित भारत अभियान के तहत सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राज्य में जोधपुर में एक हरित भारत अभियान का आयोजन होगा। और ये आयोजन अब आपका हो चुका है 16 से लेकर 18 नवंबर 2025, यानी कल ही पूरा हुआ है। और जनवरी मेरे 21 से लेकर 23 जनवरी 2026 को हरित भारत की प्रदर्शनी आपके लगाई जाएगी। और ये हरित भारत प्रदर्शनी आपके जनवरी में कहाँ लगेगी, उदयपुर में।
तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। एक आपके हरित भारत प्रदर्शनी अपने जोधपुर में हो चुकी है मित्रों, जो आपके 18 नवंबर को पूरी हुई। एक 21 से लेकर 23 जनवरी 2026 को होगी उदयपुर में, ध्यान रखना। अगर राजस्थान की बात करें, सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान अपने अभी फिलहाल प्रथम स्थान पर है। तो सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ 2 सवाल और बनते हैं मित्रों। राजस्थान का सौर ऊर्जा जो घटक ए है, इसमें भी संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है मित्रों, तो संपूर्ण देश में इसमें भी अपना पहला स्थान आता है। फिर देखिए एक सवाल यहाँ से बनता है, राजस्थान के वर्तमान ऊर्जा मंत्री का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ऊर्जा मंत्री का नाम आपके आता है मित्रों हीरालाल नागर। बड़ा शानदार और ज़बरदस्त सवाल, और याद रखिएगा मित्रों, हीरालाल नागर की बात करें तो ये सांगोद कोटा से विधायक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा। और कौन सी पार्टी से संबंधित है, भारतीय जनता पार्टी, तो यहाँ से विधायक हैं और इस बार इन्हें भजनलाल सरकार में ऊर्जा विभाग का मंत्रालय सौंपा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान की सौर नगरी पूछे, सन सिटी ऑफ राजस्थान पूछे मित्रों, तो सन सिटी ऑफ राजस्थान सूर्य नगरी के नाम से आपके जाना जाता है। कौन से शहर को, आपके जोधपुर को। तो ये कुछ सवाल है जो आपको ध्यान रखना सौर ऊर्जा से रिलेटेड, परीक्षा में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आते रहते हैं। नेक्स्ट, अक्टूबर 2025 को राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन कहाँ किया गया। क्या शानदार सवाल है। अभी आपको पता है प्यारे साथियों कि पिछली बार अपने राजस्थान के जयपुर में राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम आयोजित करवाया था। ये राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम 9 से लेकर मित्रों आपके 11 दिसंबर 2024 को आपके कौन से शहर में हुआ था, जयपुर में। तब अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने घोषणा की थी कि आने वाली 10 दिसंबर को हम एक दिवस मनाएंगे, और वो दिवस का नाम रखा था उन्होंने राजस्थान प्रवासी दिवस। ये राजस्थान प्रवासी जो दिवस है ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाएगा, जिसकी घोषणा 2024 में हो चुकी। पहला राजस्थान प्रवासी दिवस आपके 10 दिसंबर को आपके 2025 में मनाया जाएगा। अब सवाल ये पूछा जा रहा मित्रों कि राजस्थान फाउंडेशन ने प्रवासी राजस्थानियों को बढ़ावा देने के लिए उनकी एक मीटिंग का आयोजन किया, ये कहाँ किया, तो अक्टूबर में ये जो मीटिंग है मित्रों, ये मीटिंग आपकी गुजरात में एक स्थान है आपका सूरत, यहाँ हुआ। जबकि आपको पता है कुछ दिनों पहले एक सवाल पढ़ाया था, इसी राजस्थान फाउंडेशन ने एक राजस्थान प्रवासी मीट का आयोजन किया था गुवाहाटी असम में। अब आपके कहाँ हुई है, सूरत गुजरात में हुई है अक्टूबर 2025 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका आंसर होगा, इसका सिंपल सा सवाल है और सूरत गुजरात इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाली भारत की सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है, ये तो लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ज़बरदस्त सवाल आपके बीच में आ चुका है और 2026 की किसी न किसी भर्ती परीक्षा में ये सवाल फिर आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल ताइक्वांडो नामक एक अपना बहुत बड़ा रिदम छोड़ के गई राजस्थान की एक प्लेयर, जिनका नाम आता है ब्लैक बेल्ट हासिल की। ब्लैक बेल्ट का मतलब है मित्रों कि वहाँ तक पहुँच जाना जहाँ वास्तव में इस इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो होती है उसका अपर लेवल होता है, और इसने वहाँ तक ये ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली। सबसे युवा और सबसे नंबर 1 रैंक पर पहुँच चुकी है ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाली भारत की सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी, तो उस युवा खिलाड़ी का नाम आपके आता है मित्रों सिद्धवी पंडित, जिनका संबंध आपके जयपुर से आता है। तो सिद्धवी पंडित का संबंध आपके कौन से खेल से हो जाएगा मित्रों, ताइक्वांडो नामक खेल से हो जाएगा। और याद रखना अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खेल में इन्होंने ब्लैक बेल्ट को हासिल कर लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ मित्रों अगर मैं बात करूं लक्षिता महिलावत की, तो ये अपने जयपुर से संबंधित है और इनका जो खेल है आपके लक्षिता महिलावत का, इनका खेल आपके आ जाता है मित्रों डिस्कस थ्रो। अभी कुछ दिनों पहले एक सवाल पढ़ा था इनका, इन्होंने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, वो भी आपको ध्यान रखना है। मानिनी कौशिक की बात करें तो इनका संबंध भी जयपुर से आता है, पर मानिनी कौशिक का जो खेल है वो इनका खेल आपके आ जाता है मित्रों शूटिंग। वहीं दिव्या बिश्नोई की बात करें तो इनका संबंध भी जयपुर से आता है, और दिव्या बिश्नोई का जो खेल है वो इनका खेल आ जाता है आपके शूटिंग।
तो यहाँ प्रश्न पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाली भारत की सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? तो जयपुर से आती है सिद्धवी पंडित, ये आपके ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाली भारत की सबसे युवा खिलाड़ी बन चुकी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, राजस्थान की किस निशानेबाज ने राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में अपने स्वर्ण पदक जीता है? 3P मतलब पोजीशन होती है, स्थिति। उस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। क्या अवनी लेखरा ने जीता, मोना अग्रवाल ने, मानिनी कौशिक ने, या अश्विनी बिश्नोई ने? अब देखिएगा मित्रों, अगर अवनी लेखरा की बात करें, इनका संबंध जयपुर से ही आता है और कई बार इनके सवाल पढ़ चुके हैं अपन। अवनी लेखरा का खेल हो जाता है आपके पैरा शूटिंग, ये पैरा निशानेबाज है। और आपको पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है कौन? अवनी लेखरा। इसी के साथ मित्रों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अवनी वो प्लेयर है जिसने लगातार 2 पैरा ओलंपिक में लगातार 2 गोल्ड जीते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो टोक्यो जो पैरा ओलंपिक 2020 हुआ था, इसमें भी अवनी लेखरा ने आपका गोल्ड मेडल जीता था। और आपको पता है 10 मीटर में तो गोल्ड था और 50 मीटर जो एयर राइफल था उसमें ब्रॉन्ज जीता था टोक्यो में। जबकि आपको ध्यान रखना है, इसी अवनी की बात करें मित्रों, तो सेकंड क्वेश्चन इनका ये बनता है, अभी जो 2024 में आपके जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ था, इस पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भी अवनी लेखरा ने क्या जीता मित्रों? गोल्ड। लगातार इस तरीके से जीतने वाली 2 ओलंपिक में लगातार गोल्ड जीतने वाली अवनी लेखरा पहली भारतीय अपने पैरा खिलाड़ी बनी है, ध्यान रखना। मोना अग्रवाल की बात करें तो ये जयपुर से हैं और मोना अग्रवाल का जो खेल है, इसका खेल भी आपके आ जाता है मित्रों, और इनका खेल भी हो जाता है पैरा शूटिंग। मोना अग्रवाल ने आपके पेरिस पैरा ओलंपिक में बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन किया, 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और मोना अग्रवाल को 2024 में भारत सरकार ने 15 लाख रुपए की राशि वाला अर्जुन पुरस्कार भी दिया। मानिनी कौशिक की बात करें मित्रों, तो इनका संबंध आपके जयपुर से आता है और मानिनी कौशिक का संबंध जब जयपुर से आता है तो इनका खेल भी आपके आ जाता है क्या? पैरा शूटिंग। तो ये भी पैरा शूटिंग यानी पैरा निशानेबाज है मानिनी कौशिक। और इसी मानिनी कौशिक ने इस बार आपके प्यारे साथियों ध्यान रखना अपने कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक। तो राजस्थान की किस निशानेबाज ने राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो ऐसे प्लेयर का नाम आपके आता है मित्रों और नाम हो जाता है मानिनी कौशिक। जबकि अश्विनी बिश्नोई की बात करें मित्रों, तो अश्विनी बिश्नोई का संबंध भीलवाड़ा से आता है और इनका जो खेल है वो अपने अश्विनी का खेल हो जाएगा कुश्ती। तो ये तो कुश्ती खेल से संबंधित है अश्विनी बिश्नोई, तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन। नेक्स्ट, 23 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह के दौरान राज्य के किस पंचक्रम स्पेशलिटी सेंटर को राज्य का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सालय घोषित किया गया? बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त सवाल, लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 2026 प्यारे साथियों 23 सितंबर का दिन था और उस दिन अपने भारत में एक राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद जो दिवस समारोह है इसका आयोजन आपके 23 सितंबर को हुआ। उसमें आपके राजस्थान का एक पंचक्रम स्पेशलिटी सेंटर है जो आयुर्वेद को बढ़ावा देता है मित्रों, उसे आपके राज्य का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सालय घोषित किया गया। तो याद रखिएगा मित्रों, उस पंचक्रम स्पेशलिटी सेंटर का नाम क्या है? तो वो पंचक्रम स्पेशलिटी जो सेंटर है वो आपके मित्रों आता है अपने बूंदी में। तो बूंदी का जो आपके प्यारे मित्रों पंचक्रम स्पेशलिटी सेंटर है, इसको राज्य का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सालय घोषित किया गया। अब यहीं से अपने कुछ सवाल और बनते जो ध्यान रखना। 23 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह के अवसर पर निम्नलिखित व्यक्तियों को राज्य स्तरीय धन्वंतरी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब देखेंगे किस किस को किया है। 10वें नंबर का ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह था जो 2025 में हुआ और इसकी थीम भी ध्यान रखना मित्रों, इसकी थीम आपके रखी गई आयुर्वेद जन जन के लिए पृथ्वी के कल्याण के लिए। जबकि तुम्हें याद है 21 जून को जो आपके विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है उसकी थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य सबके लिए, और इसकी थीम रखी गई आयुर्वेद जन जन के लिए पृथ्वी कल्याण के लिए। ध्यान रखना, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। आयुर्वेद चिकित्सा में विशेष योगदान देने के लिए अजमेर की मनीषा अरोड़ा डॉक्टर जो कि उन्हें भी सम्मानित किया गया। तो आयुर्वेद चिकित्सा में विशेष योगदान हेतु
राज्य स्तरीय धन्वंतरी पुरस्कार मिला है डॉक्टर मनीषा जैन, जो कि आपको ध्यान रखना है अजमेर से आता है इनका संबंध। ब्लॉक आयुष चिकित्सालय नदबई में उत्कृष्ट सेवा हेतु आपके एक व्यक्ति को सम्मानित किया गया। उनका नाम आता है गंभीर सिंह, जो भरतपुर से संबंधित है। आयुर्वेदिक औषधालय के विस्तार हेतु भूमि दान करने में अग्रणी रहे। उनका नाम आता भोमाराम चौधरी, जिनका संबंध आपके जोधपुर से आता है। अनूपगढ़ जो कि गंगानगर में है, अनूपगढ़ के आयुर्वेद औषधालय में सेवा हेतु सम्मानित किया गया एक व्यक्ति विशेष को, उनका नाम आता है गुलाब अली, श्री गंगानगर। याद रखिएगा। आज का करंट अफेयर्स का अंतिम सवाल, 14 सितंबर 2025 को हिंदी साहित्य जो आपकी संसद है चूरू, इसके द्वारा जन कवि प्रदीप शर्मा सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया। अब आपको पता है प्यारे साथियों कि 14 सितंबर साल 1949 में भारत की जो संविधान सभा थी, इस भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था मित्रों 14 सितंबर 1949 में। इसलिए आज भी हम 14 सितंबर के दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और उसी 14 सितंबर 2025 को हिंदी साहित्य संसद, जिसका मुख्यालय आपके चूरू में है, वहाँ जन कवि प्रदीप शर्मा एक सम्मान दिया गया 2025। वो किसे मिला? क्या राजेंद्र स्वर्णकार बीकानेर को मिला, भोगीलाल पाटीदार बांसवाड़ा को, पूनमचंद गोदारा बीकानेर, सोनाली सुथार बीकानेर। तो ध्यान रखना भाई, राजेंद्र स्वर्णकार जो आपके बीकानेर के एक साहित्यकार हैं, इन्हें इस बार जन कवि प्रदीप शर्मा सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। भोगीलाल पाटीदार की बात करें मित्रों तो आपको पता है साल 2025 में इन्हें राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य बाल पुरस्कार मिला, केंद्रीय साहित्य बाल पुरस्कार। और भोगीलाल पाटीदार का नाटक भी बता चुका हूं मैं आपको कई बार, उसका नाम आता है आपके पंखेरुनीरा पीड़ा नामक नाटक, वो भी ध्यान रखना है। इसी के साथ प्यारे साथियों इनकी भी बात करते हैं, पूनमचंद गोदारा की, सोनाली सुतार का भी देखते हैं सवाल। देखो भोगीलाल पाटीदार का जो नाटक है उसका नाम आता मित्रों पंखेरुनीरी पीड़ा। इस नाटक के लिए राजस्थानी भाषा में इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि प्यारे साथियों पूनमचंद गोदारा की रचना है, इनकी रचना का नाम आता है अंतसरे आंगने। इसके लिए पूनमचंद गोदारा को साल 2025 में युवा साहित्य पुरस्कार मिला है मित्रों आपके राजस्थानी भाषा के लिए। याद रखना भाई, अच्छा सवाल है। इसी के साथ सोनाली सुतार की बात करें, इनकी एक रचना का नाम याद रखना, इनकी रचना का नाम आता है मित्रों सुध सोदेन जग अंगनाई। सुध सोदेन जग अंगनाई के लिए सोनाली सुतार को साल 2024 में केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो युवा साहित्य जो अकादमी पुरस्कार है 2024 का, वो 2024 में पुरस्कार मिला था किसको? ये सोनाली सुतार। जबकि 25 का युवा साहित्य पुरस्कार पूनमचंद गोदारा को मिला, बीकानेर के हैं। जबकि बाल साहित्य पुरस्कार मिला बांसवाड़ा के भोगीलाल पाटीदार को। और जन कवि प्रदीप शर्मा सम्मान 2025 हिंदी साहित्य संसद चूरू ने किसको प्रदान किया? राजेंद्र स्वर्णकार को किया, जो कि आपके बीकानेर से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए मित्रों अब बात करते हैं 26 नवंबर का दिन 26 रुपये का ऑफर लेकर आया है दिव्य दृष्टि क्लासेज, जिसमें कोई भी आपका लाइव बैच हो, रिकॉर्डेड बैच हो या आपकी टेस्ट सीरीज हो, ज़रूर आप इसे परचेज कीजिएगा और 26 रुपये में अपनी तैयारी में आप आकलन को कीजिएगा। बड़ा बेहतरीन शानदार कंटेंट आपके बीच में इन सभी कोर्स के माध्यम से रहने वाला है, तो आप ज़रूर अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। अब देखिए मित्रों, विजय सीरीज के सवालों की चर्चा करते हैं। राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है? देखो भाई, अब राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास पूछ रहा है, तो राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास है मित्रों आपके कनक सुंदरी। याद रखना भाई। और ये पहला जो उपन्यास है कनक सुंदरी, किसने लिखा था ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके लेखक आपके माने जाते किसको? शिव चंद्र भरतिया को माना जाता है। ऐसे और भी सवाल बनते हैं यहाँ से। अगर आपके क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए
राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी का नाम बताओ। तो पहली कहानी का नाम पूछे मित्रों, तो उस पहली कहानी का नाम आपके आता है विश्रांत प्रवास। और इस विश्रांत प्रवास नामक कहानी के लेखक भी कौन है? तो ये भी आपके शिवचंद्र बड़तिया है। एक सवाल यहाँ से बनता आपके और आपसे पूछा जाएगा राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म का नाम बताओ। तो राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म है, उसका नाम आता है मित्रों आपके नजरानो। एक सवाल यहाँ से और बनता है, अगर आपका सवाल पूछे राजस्थानी जो भाषा है इसका पहला नाटक बताओ। राजस्थानी भाषा का पहला नाटक पूछे मित्रों, उस नाटक का नाम भी आपको ध्यान रखना है और वो नाम आ जाता है आपके केसर विलास। केसर विलास जो नाटक है ये भी किसने लिखा? शिवचंद्र बड़तिया ने। ये आपको ध्यान रखना, बड़ा ज़बरदस्त और शानदार सवाल। एक मैं आपको बता देता हूँ मित्रों, राजस्थान का हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास, अगर ऐसा सवाल पूछे मित्रों, ये थर्ड ग्रेड टीचर में पूछा हुआ सवाल है, तो फिर आपको ध्यान रखना है उस उपन्यास का नाम आपके आता है अबलाओं का इंसाफ। अबलाओं का जो इंसाफ नामक उपन्यास है ये लिखा किसने? अंबिका दत्त व्यास ने। अंबिका दत्त व्यास का है ये, याद रखना भाई। बड़ा ज़बरदस्त और शानदार सवाल आपके सामने। इसी दिन मैंने आपको होमवर्क में एक सवाल दिया था मित्रों, और वो ये सवाल था आपके बोल बारमली नामक जो पुस्तक है ये किसकी है। कुछ साथियों ने कमेंट भी करके रिप्लाई किया था, तो याद रखना भाई सत्य प्रकाश जोशी की ये पुस्तक है बोल बारमली, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा और ज़बरदस्त सवाल। राजस्थान की मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप आपके मित्रों डिंगल कहलाता है। और याद रखना भाई मारवाड़ी में क्या क्या इसकी विशेषता है वो भी आपको मैं बता दूं भाई। मारवाड़ी बोली की विशेषता है भाई, इसमें सोरठे शब्द का प्रयोग किया जाता है, सोरठा छंद का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा मांड, इसकी शिल्पगत विशेषताएं हैं ये, याद रखना। एक सवाल यहाँ से पूछा जाता, अगर ऐसा सवाल आ जाए राजस्थान में विशुद्ध मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, तो फिर आपको ध्यान रखना है मित्रों ये आपके जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में आपके विशुद्ध रूप से मारवाड़ी बोली जाती है। और मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। मारवाड़ी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली बोली है और राजस्थान की सबसे मानक बोली मानी जाती है, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बोली है। ये तमाम विशेषताएं आपके आ जाती है किसकी? मारवाड़ी की। और देखो राजस्थान में दामन, करड़ एवं अंजन क्या है? बहुत बढ़िया है। देखो दामन, करड़ और अंजन क्या है, तो ये ध्यान रखना भाई। अपने राजस्थान में जो घास है उन घास के नाम है, तो राजस्थानी घासों के नाम है ये दामन, करड़, अंजन। जो दामना तो जानते होंगे ना, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। दुधारू पशुओं के लिए बड़ी उपयोगी घास मानी जाती है दामन, याद रख लेना भाई। दामन घास का उपयोग कौन से पशु के लिए किया जाता है? दुधारू। दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है, दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी। ये दामन भी याद रखना भाई। बड़ा ज़बरदस्त और शानदार सवाल आपके हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? अब जो भी कोई अपने प्यारे साथियों हवेलियाँ वगैरह ये बनती है, उस समय जब अपने चुनाई का काम करते हैं, तो चुनाई का काम करने वाले व्यक्तियों का आपके क्या कहते हैं मित्रों? चेजारा कहते हैं। बढ़िया ज़बरदस्त और शानदार सवाल है। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? चेजारा कहते हैं। ऐसे ही एक सवाल यहाँ आता है मित्रों, जैसे आपके सवाल पूछ लेगा तालाब, बावड़ी और कुओं की खुदाई, ये काम जो करते हैं ना वो एक जाति विशेष करती है, उसका नाम आपके आता है मित्रों ओड, या फिर उसे कहते हैं अपन ओडन। ओड ओडन जाति द्वारा आपके राजस्थान में तालाब, बावड़ियों और कुओं की खुदाई का काम किया जाता है। बहुत गजब का सवाल, ध्यान रखना। और एक सवाल ये बता दूं, कल भी बताया होगा ये सवाल,
राजस्थान में एक जाति विशेष है जो पालकी उठाने का कार्य करती है, तो उसमें भी ध्यान रखना भाई। ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, कहार जाति। एक सवाल आपके यहाँ से आ जाता है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका, राजस्थान की ऊंट पालक जाति का नाम क्या है? ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऊंट पालक जाति का नाम आपके आता राइका, रेबारी, और एक और इसका नाम है, इसको कहते हैं मित्रों आपके देवासी। तो ये ऊंट पालक जाति है जो राजस्थान में ऊंट पालन का काम करते हैं। राजस्थानी संस्कृति में कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े से बना पात्र प्रयोग में लिया जाता है, उसे क्या कहा जाता? लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसा सवाल है जो कि अगर मान लो कि जीके में ना हो फिर भी अपने ग्रामीण क्षेत्र में अपन काम में लेते हैं। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में राजस्थान के लोगों के पास में जब मोटर वगैरह और इंजन नहीं हुआ करती थी, तो अपन देसी जुगाड़ रखते थे, चमड़े का एक बना सा उपकरण करते थे, रस्सी से लटका देते, पानी ऐसे खींचते थे, चूँ चा करता था वो, है ना। वो जो अपने एक उपकरण है उसको क्या कहते हैं? तो लाडलो याद रखना, चमड़े का बना वो पात्र प्रयोग में लिया जाता है जिसको मित्रों आपके चड़स कहते हैं। याद रखना भाई, बड़ा गजब का और शानदार सवाल। देखो मित्रों, चड़स के अलावा एक सवाल ये ध्यान रख लेना, बादला। ये आपके बादला राजस्थान में जोधपुर का बड़ा फेमस है, और ये बता देता हूँ मैं क्या होता है बादला। जिंक से निर्मित पानी को ठंडा रखने वाला उपकरण, पानी को ठंडा रखने वाला उपकरण, ये आपके कहलाता है मित्रों बादला। याद रखना भाई, बड़ा ज़बरदस्त और शानदार सवाल। बादला कहाँ का फेमस है? जोधपुर का। बहुत गजब का सवाल है, परीक्षा में आता रहता है, ध्यान रखना। सीकला, नेत्रा और झरना और गिड़गिड़ी का संबंध किससे है? तो आपने देखा होगा ये सारे उपकरण आपके दही बिलोने से काम है, दही बिलोने से संबंधित है भाई। आया हुआ सवाल है, बड़ा ज़बरदस्त और शानदार सवाल। तो सीकला, नेत्रा, जैरना और गिड़गिड़ी का संबंध किससे? दही बिलोने से है। बड़ा ज़बरदस्त और शानदार सवाल है राजस्थानी संस्कृति का। तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलान का संबंध किससे है? तो ये जितने भी लिखे हैं मित्रों, इन सबका संबंध आपके किससे आता है? ऊँट से आता है। और गोरबंद जानते हो मित्रों, एक गीत भी है अपने, और गोरबंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऊँट के गले का एक आभूषण। ऊँट के गले का एक आभूषण है गोरबंद, जो ध्यान रखना भाई। और गोरबंद गीत है जो कि आपको पता है मित्रों, ये गीत आपके महिलाएं गाती हैं। शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र का फेमस है, शेखावाटी मारवाड़ क्षेत्र का। याद रखना भाई, अच्छा सवाल है, आ सकता है। ऊँट की बात करें तो यहाँ से एक सवाल ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड टीचर में सवाल आया ये, ऊँटों के देवता किसको कहते हैं? तो ऊँटों के देवता, ऊँट रक्षक देवता पूछे भाई, ये आपके पाबूजी राठौड़ को कहते हैं। शानदार सवाल है, ध्यान रखना। एक आपके रीट वाला एग्जाम है जो मेंस का, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ध्यान रखना भाई, अगर मित्रों आपसे राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान पूछे तो इस स्थान का नाम आपको याद रखना है। जोहड़बीड़ नामक स्थान पड़ता है बीकानेर में, जिसकी स्थापना मित्रों 5 जुलाई 1984 में की गई थी। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम कैमेलियस ड्रोमेडोरियस है, वो भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड ग्रेड में आपके प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं, ये भी आपके आ सकता है। ऊँट राजस्थान का राज्य पशु है मित्रों, और ये कौन सी कैटेगरी में है? पालतू पशु की श्रेणी में। इसकी घोषणा 30 जून 2014 को हुई थी, लेकिन ये बना कब था? 19 सितंबर 2014 को इसको आपके राज्य पशु का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो दर्जा तो इसको प्राप्त हुआ 19 सितंबर को, घोषणा इसकी पहले हो गई थी 30 जून को, वो भी आपको ध्यान रखना है। बड़ा ज़बरदस्त और शानदार सवाल। वह बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई और दयाबाई की रचना है। अब देखो, सहजोबाई और दयाबाई दोनों का संबंध आपके राजस्थान के लोक संत चरणदास जी से रहा। चरणदास जी की शिष्याएं दोनों,
और आपको पता है लाडलो, सहजोबाई ने 16 बार तिथि निर्णय, 7 बार निर्णय तिथि, दयाबाई ने दयाबोध विनय मलिका नामक ग्रंथ लिखे। अब चरणदास जी है तो चरणदास जी का जन्म तो डेरा गांव अलवर में हुआ। इनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो आपके कौन सी बोली में है भाई? मेवाती बोली। ऐसे अगर मित्रों दादू दयाल पूछता ना तब अपन इसका आंसर देते ढूंढाड़ी, जबकि लाल दास जी, चरणदास जी, सहजोबाई, दयाबाई, इनकी सभी साहित्यिक रचनाएं आपकी कौन सी बोली में है मित्रों? मेवाती। मेवाती बोली अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। मेव जाति का क्षेत्र आपके कहलाता है मित्रों मेवात। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, बड़ा अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आज के 2 सवाल और देखते हैं। पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द कौन सा है? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। एक सवाल तो कम से कम तुम्हारे लिए भी हो। पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द बताओ। अपने वाले लोग क्या काम में लेते हैं? राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां क्या कहलाती हैं? क्या बात है। राजस्थान में धूप में सुखाई गई जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं क्या कहलाती है? और पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा शब्द का क्या है? ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में बताने हैं और आप बताओगे तभी जाके मजा आएगा, क्योंकि मैंने आपको खूब सारी चीज़ें बताई है। कुछ सवाल तो तुम्हारे लिए भी छोड़े जाने चाहिए जो आपको वास्तविकता में पता होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, ये आपके आज का सेशन था। वीडियो लाइक करें और शेयर करें। अधिक से अधिक प्यारे साथियों इस क्लास को आप सभी प्यारे मित्रों तक पहुंचाएं। मैं 2-3 दिन आपके बीच में जब लाइव नहीं रहूं तब आप इस क्लास को इसी रिदम से देखें और क्लास को लाइक और शेयर भी करें, और इसी तरीके से आपका प्यार और आपका इसमें बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे वापस प्रीमियर क्लास के साथ में। आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी बाधित ना हो, सुचारू रूप से कंटिन्यू हो, इसलिए मैं घर गया हूं, लेकिन आपको नहीं मैं अपने सोने दूंगा। आपको उठाना मेरा फ़र्ज है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज है। तो कैसा लगा आज का सेशन ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और 26 नवंबर वाला जो ऑफर है उसका भी ज़रूर आप फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राम राम, राधे राधे।